भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की पहली घटना 1897 में हुई, जब चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। इसे हम भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट कब हुआ आधुनिक भारत में? 1897 में। इसके अलावा इसे हम यूरोपियों की भारत में प्रथम राजनीतिक हत्या भी कहते हैं। भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट या भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या भी इसे हम कहते हैं, जो चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी। चापेकर बंधुओं में दो थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर चापेकर। दोनों भाई थे, पुणे जिले के चित्पावन ब्राह्मण थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला चरण कब से कब तक चला, तो पहला चरण 1905 से लेकर 1915 तक मानते हैं। दूसरे चरण पर हम बाद में बात करेंगे। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद का उद्भव 1905 के लगभग माना जाता है, जब व्यापक तौर पर राजनीतिक उभार हो रहा था बंगाल विभाजन के बाद। भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद के उद्भव को प्रेरणा कहां से मिल रही थी? युवाओं को क्रांतिकारी ढंग अपनाने के लिए प्रेरणा कहां से मिली? तो भारतीय युवाओं को क्रांति करने के लिए प्रेरणा सबसे ज्यादा बाल गंगाधर तिलक से मिली। बाल गंगाधर तिलक के तौर तरीके, उनके प्रतीक ऐसे हुआ करते थे कि युवाओं में स्वाभाविक रूप से उग्र राष्ट्रवादी भावना का विकास करते थे। बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणपति महोत्सव मनाए। महाराष्ट्र क्षेत्र के थे, दिमाग में रखिएगा, महाराष्ट्र क्षेत्र के थे। मराठावाड़ क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना यो तो हम बहुत पहले से मानते हैं कि अपने क्षेत्र, हालांकि राष्ट्रवाद मराठावाड़ क्षेत्र का जब मध्यकाल में था तो उतना स्पष्ट नहीं था, क्योंकि मराठावाड़ क्षेत्र का जो राष्ट्रवाद था वो मराठों का अपने भूगोल से, अपनी भाषा से, अपने धर्म से बहुत ज्यादा प्यार रहा है, बहुत ज्यादा लगाव रहा है। मराठे पहाड़ी होते थे शिवाजी के समय से ही। थोड़ा सा पृष्ठभूमि पर चर्चा कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मराठे जो है शुरू से ही पहाड़ी थे। पहाड़ी लोगों को अपने भाषा, संस्कृति, भूगोल से बहुत ज्यादा प्रेम होता है। वो जल्दी गुलामी स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जो पहाड़ी लोग होते हैं, मैदान में रहने वाले लोग जल्दी गुलामी स्वीकार कर सकते हैं क्योंकि खुले विचार के होते हैं। पहाड़ पर रहने वाले लोगों को अपनी संस्कृति से, और मराठावाड़ क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी थी कि लोग आत्मनिर्भर थे, बाहरी हस्तक्षेप को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे। तो शिवाजी वाला कुछ आदर्श पहले से था। जब औरंगजेब ने मुगल सेनापति मराठावाड़ क्षेत्र में भेजा था, उनका नाम था अफजल खान, तो शिवाजी ने अफजल खान की हत्या की। मध्यकाल था, मध्यकाल में तो युद्ध होते ही थे। औरंगजेब ने कितनी हत्याएं की, शिवाजी ने भी अफजल खान की हत्या की। मध्यकाल युद्धों का काल था, वो अपनी जगह सही है। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहीं न कहीं से शिवाजी के कृत्य को, उनके व्यक्तित्व को राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। ध्यान रहे, बाल गंगाधर तिलक का उद्देश्य साफ पाक था, पवित्र था। उनके बाल गंगाधर तिलक के सामने वास्तविक शत्रु मुस्लिम नहीं थे, उनके सामने वास्तविक शत्रु अंग्रेज थे। लेकिन और इसी क्रम में उन्होंने शिवाजी को राष्ट्रवाद के प्रतीक के तौर पर प्रस्तुत करना शुरू किया। 1893 में गणपति महोत्सव मनाया, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो कहीं कहीं से शिवाजी को राष्ट्रवादी व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करने लगे, है ना, कि जब हमारे अतीत में शिवाजी जैसे व्यक्ति हैं तो हम किसी की गुलामी क्यों कर सकते हैं। इसी क्रम में उग्र राष्ट्रवाद की भावना मराठावाड़ क्षेत्र में धीरे धीरे पढ़े लिखे युवाओं में भी बढ़ती चली गई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि युवकों को क्रांतिकारी बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो बाल गंगाधर तिलक का है। ठीक है, तो 1905 तक आते आते ब्रिटिश दमन से जो हताश युवक थे, ब्रिटिश दमन से हताश युवकों को लगा कि धरना, प्रदर्शन, बहिष्कार से ये अंग्रेज हमारी बात मानने वाले नहीं, ऊपर से पीट पीट कर हमारी दुर्गति कर देंगे। तो उन्हें लगा कि जो उस समय आयरिश आतंकवादी होते थे आयरलैंड में, मतलब वहां पर आतंकवादी मतलब कुछ युवा होते थे जो विदेशी शासक के खिलाफ बिगुल बजाए हुए थे, सशस्त्र बिगुल, मतलब हत्या करो। तो आयरिश आतंकवादियों और रूसी निहिलिस्टों को तरीकों को अपनाना शुरू किया। जो भारतीय युवक थे, ब्रिटिश दमन से जो हताश हो चुके थे, उन्होंने आयरिश आतंकवादी और रूसी निहिलिस्ट मतलब वही आतंकवादी गुट था, रूसी निहिलिस्टों के तरीकों को अपनाकर बदनाम अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करने का प्लान बनाया कि एक एक करके जब हम ब्रिटिश अधिकारियों के जो बदनाम है पहले से, जिनकी छवि अच्छी नहीं है, उनको अगर हम एक एक करके मारेंगे तो अंग्रेज भारत में शासन करने का इरादा छोड़ देंगे और इस तरह से भारत छोड़कर चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से क्रांतिकारी आतंकवाद के पहले चरण का उद्भव होता है।
क्रांतिकारी विचारधारा के भारत में सबसे ज्यादा समर्थक बंगाल में थे, सबसे ज्यादा समर्थक, क्योंकि बंगाल में राष्ट्रवाद की जड़ें बहुत गहरी थी बंगाल में। लेकिन भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की पहली घटना महाराष्ट्र के पुणे में हुई, महाराष्ट्र में हुई। क्रांतिकारी आतंकवाद की पहली घटना से पूछा जाएगा तो कहां हुई? महाराष्ट्र में हुई। ठीक है। एक सवाल और पूछा जाता है कि उग्र राष्ट्रवाद की भावना किस वर्ग में सबसे ज्यादा देखी गई, सबसे पहले देखी गई? तो महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक खास किस्म के ब्राह्मण होते हैं, चित्पावन ब्राह्मण। महाराष्ट्र के पुणे जिले में चित्पावन ब्राह्मणों में सबसे पहले उग्र राष्ट्रवाद की भावना अथवा अपने देश के प्रति प्रेम की उग्र भावना, अपने देश के प्रति प्रेम की उग्र भावना या उग्र राष्ट्रवाद की भावना का विकास सबसे पहले पुणे के चित्पावन ब्राह्मणों में देखा गया। बाल गंगाधर तिलक स्वयं चित्पावन ब्राह्मण थे और वे स्वयं गणपति महोत्सव, शिवाजी महोत्सव के माध्यम से युवाओं को क्रांति करने के लिए लगातार प्रेरणा दे रहे थे, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम कह सकते हैं। और महाराष्ट्र में ही सबसे पहले हम महाराष्ट्र में देखेंगे। तो हमने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे पहले क्रांतिकारी आतंकवाद की घटना हुई, तो आप हेडिंग डाल देंगे महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन। बंगाल में बाद में पहुंचा, पहले महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन चला। तो महाराष्ट्र पहला स्थल बना जहां क्रांतिकारी आतंकवाद यानी दहशत की पहली घटना देखी गई, जब 1897 में बाल कृष्ण चापेकर, दामोदर चापेकर ने प्लेग कमिश्नर रैंड और आयस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी। प्लेग फैला हुआ था वहां पर पुणे में, उस समय प्लेग फैला हुआ था। तो इस बात की बार बार शिकायत आ रही थी कि ब्रिटिश अधिकारी लोगों के घरों में घुसते हैं प्लेग की जांच की बहाने और औरतों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। इस तरह की शिकायतें आई और पुणे में असंतोष पहले से था इस बात को लेकर। परिणाम स्वरूप इन दोनों बंधुओं ने, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, इन्होंने जाकर प्लेग कमिश्नरों की गोली मार की हत्या कर दी। ठीक है। जब ये हत्या कर दी तो बाल गंगाधर तिलक इसको उचित ठहराने में लग गए। तो उस समय ये केसरी में 1897 की ही बात है, 1897 में केसरी में इन्होंने लिखा कि अपने गुरुजनों और बंधुओं की भी हत्या कर दो, अपने गुरुजनों और बंधुओं की भी हत्या कर दो, क्योंकि अगर कर्म फल की इच्छा के बिना तुम कोई कर्म करते हो तो उसमें कोई पाप नहीं लगता है। कर्म फल की इच्छा के बिना मतलब कर्म में बिना लिप्त हुए अगर तुम कोई कर्म करते हो तो उसमें पाप नहीं लगता है। मतलब जैसे श्री कृष्ण का गीता में क्या उपदेश था? युद्ध धर्म है, अगर युद्ध एक धर्म है तो उसमें पाप नहीं होता है, किसी की भी हत्या की जा सकती है, युद्ध में सब जायज होता है। युद्ध में सिर्फ अपने लक्ष्य पर, युद्ध में जीत ही सब कुछ होती है। युद्ध में क्या सब कुछ होता है? विजय ही सब कुछ होती है। उसमें पाप पुण्य की उसमें संकल्पना युद्ध में नहीं लागू होती है। मतलब कर्म की इच्छा ना, फल की इच्छा ना करो, कर्म करो। हे अर्जुन तुम कर्म करो। अगर तुम कर्म फल की इच्छा के बिना कर्म कर रहे हो, क्योंकि युद्ध में तुम्हारा पहला कर्तव्य क्या है? शत्रु को पराजित करना। तो कुछ ऐसा ही उपदेश उन्होंने केसरी में दिया। इसके अलावा उन्होंने एक काम और कर दिया केसरी में। इस हत्याकांड की तुलना जो चापेकर बंधुओं ने अंजाम दिया था पुणे जिले में, इस हत्याकांड की तुलना उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से कर दी। परिणाम ये हुआ कि ब्रिटिश सरकार घोर नाराज हो गई इनसे, इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तिलक जी पर और 18 महीने की जेल के लिए जेल भेज दिया गया। 1917 में हमने कहा ना कि क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला चरण 1905 से लेकर 1915 तक चला, जब व्यापक तौर पर क्रांतिकारी उभार देखा गया भारत में। पढ़े लिखे युवा, कोई अनपढ़ नहीं, पढ़े लिखे युवा पिस्तौल उठाते थे और जाके गोली मार देते थे। जगह जगह बम बनाने के कारखाने खोले जा रहे थे। गुप्त रूप से पत्रिकाएं छापी जा रही थी। उन पत्रिकाओं में संदेश यही होता था, वही गीता के उपदेश वाला जो बाल गंगाधर तिलक दे रहे थे। उसमें बताया जा रहा था कि अपने देश के लिए जान देना वीरतापूर्ण कार्य है और ये कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसके लिए साहस चाहिए। पत्रिकाओं के माध्यम से आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, नैतिक बल प्रदान किया जाता था, बताया जाता था कि केवल हत्या करना ही पर्याप्त नहीं है, अपने लक्ष्य पर अडिग रहने के लिए आपके पास आत्मिक बल होना चाहिए। और आत्मिक बल तब आएगा जब आपके पास एक विचारधारा होगी। और जब हम विचारधारा से प्रेरित होकर कोई काम करते हैं तो न पाप होता है न पुण्य होता है, क्योंकि विचारधारा कोई व्यक्ति नहीं होती है, विचारधारा तो एक सोच होती है। तो जगह जगह ऐसी किताबें पत्रिकाएं छापकर गुप्त रूप से युवाओं में उसमें बांटी जाती थी कि उनको पढ़कर युवाओं को लगता था कि भारत माता को आजाद करने का समय अब नजदीक आ गया है। और इन बुढ़ों से कोई अपील हम नहीं कर सकते, हम उनसे उम्मीद नहीं करेंगे, अब युवा ही कुछ कर सकता है, यानी क्रांति होगी अब।
मतलब समझ रहे हैं ना क्या हो रहा था उस समय काल में। तो 5 से लेकर 15 तक, 1905 से लेकर 15 तक जो क्रांतिकारी आतंकवाद की घटनाएं लगातार एक के बाद एक हुई, उसी की जांच के लिए, भारत में क्रांतिकारी आतंकवाद की जांच के लिए कि ऐसा हो क्यों रहा है भारत में, तो जांच के लिए एक आयोग गठित किया गया था। उसका नाम था रॉलेट कमीशन। किस लिए गठित किया गया था? 1917 में क्रांतिकारी आतंकवाद, भारत में उभरते क्रांतिकारी आतंकवाद की जांच के लिए 1917 में रॉलेट कमीशन गठित किया गया था। रॉलेट कमीशन की सिफारिश पर ही 1918 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। हम रॉलेट कमीशन और रॉलेट एक्ट पर व्यापक रूप से उस समय बात करेंगे जब जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले की चर्चा हम कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल रॉलेट कमीशन ने तो जो कि क्रांतिकारी आतंकवाद की जांच के लिए गठित किया गया था, किस लिए? आतंकवाद की जांच के लिए। तो रॉलेट कमीशन ने पुणे की इस घटना को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट बताया था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि रॉलेट कमीशन ने किस घटना को भारतीय आतंकवाद का पहला विस्फोट बताया था? तो आप क्या कहेंगे? चापेकर बंधुओं द्वारा प्लेग कमिश्नर की हत्या, है ना, जो कि पुणे में हुई थी। इसके अलावा भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या भी इसे कहा जाता है। चापेकर बंधुओं ने जो घटना की थी उसे भारत में यूरोपियों की पहली राजनीतिक हत्या भी कहा जाता है। ठीक है। अभिनव भारत, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में, भारत में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रसार में और युवकों को क्रांतिकारी बनाने में सबसे प्रथम योगदान अगर किसी संगठन का आता है तो वो है अभिनव भारत। अभिनव भारत एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रहे, हेडिंग क्या है? महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन पढ़ा रहा हूं। तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 में महाराष्ट्र के नासिक में हुई थी। कहां पे? पुणे नहीं, नासिक में हुई थी। ये गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी बैठक वार्षिक तौर पर गुप्त तरीके से होती है। गुप्त संगठन मतलब कि सरकार को भनक नहीं लगती कि हो क्या रहा है, मतलब चोरी चोरी सब कुछ चलता रहता है। चोरी चोरी युवा मिलकर बैठेंगे, प्लान बनाएंगे, योजना बनाएंगे, पत्रिका किताबें लिखेंगे, युवाओं तक उसे पहुंचाएंगे, क्योंकि अकेले ही सब कुछ नहीं किया सकता है ना। कोई काम करने के लिए विशाल जनसमूह चाहिए युवाओं का। युवाओं का समूह कहां से आएगा? जब हम उन्हें प्रेरित करेंगे। प्रेरित कैसे करेंगे? किताबों और अखबारों के माध्यम से। तो गुप्त रूप से इनकी पत्रिकाएं, किताबें वितरित की जाती थी, युवा में क्रांतिकारी संदेश फैला जाता था। तो उन्हीं में से एक अभिनव भारत गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। इसकी स्थापना वास्तव में 1904 में दिनांक दामोदर सावरकर ने की थी, वीडी सावरकर ने। लेकिन इससे पहले ही एक संगठन की स्थापना हो गई थी। 1899 में वीडी सावरकर ने एक मित्र मेला नामक संगठन की स्थापना की थी। वही मित्र मेला का नाम परिवर्तित करके 1904 में अभिनव भारत रख दिया गया, है ना। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव वापट एक व्यक्ति थे, है ना, इसके सदस्य थे अभिनव भारत के, पांडुरंग महादेव वापट। तो अभिनव भारत ने महादेव वापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। पेरिस फ्रांस में है, रूस में नहीं है, लेकिन वहां पे रूसी क्रांतिकारी युवाओं से मुलाकात हुई होगी, सेट हुआ होगा पहले से कि तुम भी पेरिस आओ, मैं भी आता हूं और बम बनाने की कला मिलजुल कर सीखते हैं। तो पांडुरंग महादेव वापट गए थे कहां? रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए उस समय पेरिस गए थे। क्या करेंगे उस बम को? अंग्रेजों पर फेंकने के लिए। नासिक षड्यंत्र केस, हर चीज का एक चरम होता है और जब उसका चरम आ जाता है तो उस चीज की समाप्ति होने लगती है धीरे धीरे, और जो चीज क्रांतिकारी होती है उसका चरम थोड़ी सी जल्दी आ जाता है ना। नासिक षड्यंत्र केस 1909। अभिनव भारत के एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। ठीक है, अनंत लक्ष्मण कन्हारे। अभिनव भारत ही सब कुछ कर रही है अभी तक। अभिनव भारत के सदस्य अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने 1909 में, भाई कहाँ स्थापना हुआ था? नासिक में। नासिक के ही जिला मजिस्ट्रेट थे, उनका नाम था जैक्सन। नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मार दी इन्होंने, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। इसके बाद धीरे धीरे अंग्रेज सतर्क हुए कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। तो चीजों की खोज तलाश शुरू हुई, है ना। जांच में जुटे ब्रिटिश। जब जांच में जुटे तो व्यापक गतिविधियां पकड़ में आई। वीडी सावरकर जो 1906 में लंदन चले गए थे, वीडी सावरकर ने 1904 में इसकी स्थापना की थी, विनायक दामोदर सावरकर, फिर 1906 में लंदन चले गए थे। आप सोचेंगे किस लिए वीडी सावरकर 1906 में लंदन क्यों चले गए थे? भाई हुआ यह थे कि 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने होम रूल इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में की थी। होम रूल इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन की थी। इसका उद्देश्य था
भारत को स्वराज प्राप्त कराने के लिए लगातार प्रयत्न करना है। तो इंडिया होम रूल सोसाइटी में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए ये चले गए थे लंदन, विनायक दामोदर सावरकर। तो इसी बीच जैक्सन को गोली मार दी गई। तो विनायक दामोदर सावरकर पाया गया, अंग्रेजों ने पाया कि ये सब कुछ वीडी सावरकर जी ही करवा रहे हैं, जो कि इसमें हमारी ही राजधानी बैठे हुए लंदन में, है ना। तो उनको लंदन से पकड़ के लाया गया, गिरफ्तार करके भारत लाया गया और कुल 37 सदस्यों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। कितने सदस्यों पर? 37 सदस्यों पर। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस में कितने व्यक्तियों को मुकदमा चलाया गया? 20, 25, 35। अगर 35 भी रहेगा तो उसे सही मानिएगा, क्योंकि वही 35-37 के लगभग होना चाहिए, 30 से ऊपर। तो 37 सदस्यों पर नासिक षड्यंत्र केस चला, जिसमें सावरकर और उनके भाई विनायक दामोदर सावरकर और उनके भाई थे गणेश सावरकर, इन दोनों को आजीवन कैद की सजा मिली। विनायक दामोदर सावरकर को काला पानी की सजा मिली, मतलब एक टापू पर भेज दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप पर एक टापू है छोटा सा, उस पर सेलुलर जेल है। सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार में। तो इनको सेलुलर जेल अंडमान निकोबार के भेज दिया गया, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई वीडी सावरकर जी की। तो आपसे पूछा जाएगा कि वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर में, उन्हीं के नाम पर वहां पोर्ट की स्थापना की गई है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन देखते हैं। महाराष्ट्र के बाद क्रांतिकारी आंदोलन बंगाल पहुंचा। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल क्रांतिकारी आतंकवाद का केंद्र बिंदु बन चुका था, है ना। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय मुख्य रूप से दो लोगों को है, नाम याद रखिएगा। विभाजन के बाद बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त को है। वारेंद्र घोष अरविंद घोष के भाई थे, भूपेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद के भाई थे। तो विभाजन के बाद बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाने का श्रेय इन्हीं दोनों व्यक्तियों को जाता है। इन्होंने बंगाली युवाओं को क्रांति करने के लिए प्रेरित करने लगे, और क्रांति करने के लिए अगर प्रेरित करना है तो उसके लिए संगठनों की स्थापना जरूरी है। यही कारण है कि 1905 के बाद जब विभाजन हो गया तो युवाओं में जो आक्रोश था, प्लस ब्रिटिश उनका दमन भी कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन हो रहा था, तो लाठीचार्ज भी हो रही थी। तो 1905 के बाद जो आक्रोश था बंगाल में, उसका परिणाम हुआ कि बंगाल में तमाम गुप्त क्रांतिकारी समितियों की स्थापना हुई। गुप्त रूप से विभाजन के बाद अनेक क्रांतिकारी समितियों की स्थापना हुई, जैसे मायमेन सिंह की सुरहित और साधना समिति। मैं दो समितियों का नाम ले रहा हूं, ध्यान रहे। मायमेन सिंह कोई आदमी नहीं है, ये कोई जगह है बंगाल में। मायमेन सिंह जगह है ये। मायमेन सिंह की सुरहित समिति और साधना समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति, बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त ने बताया था ना, जो स्वदेशी आंदोलन पढ़ा रहा था। तो बारिसाल की स्वदेश बांधव समिति, फरीदपुर की व्रती समिति, ये खास कुछ समितियां हैं। गुप्त क्रांतिकारी युवाओं को क्रांति करने के लिए प्रेरित करना इनका उद्देश्य था। इसके अलावा अनेक क्रांतिकारी पत्रों का भी प्रकाशन किया गया। विभाजन के बाद बंगाल में अनेक क्रांतिकारी पत्रों का प्रकाशन हुआ। ये सब जीएस से पूछा जाता है, हल्के मत लीजिएगा। इनमें से ब्रह्म बांधव उपाध्याय की, मैं क्रांतिकारी पत्रों की बात कर रहा हूँ, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने संध्या का प्रकाशन किया। अरविंद घोष ने, ये बार बार पूछा जाता है कि वंदे मातरम पत्र का प्रकाशन किसने किया? अरविंद घोष ने। भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर, एक पत्रिका नहीं समाचार पत्र था, मतलब अखबार था, तो मतलब पत्र मतलब वही अखबार है। तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने युगांतर नामक अखबार 1906 में प्रकाशित किया। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ये वही भूपेंद्र नाथ दत्त है। बंगाल विभाजन के बाद बारिसाल में जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, इस निर्णय के खिलाफ बारिसाल में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, तो उसमें पुलिस ने भयंकर लाठीचार्ज कर दिया बारिसाल में, है ना। कुछ लाठीचार्ज की घटनाएं बहुत ही जैसे धरासड़ा लाठीचार्ज तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय आप देखेंगे, सरोजिनी नायडू भी नेतृत्व कर रही थी लोगों का उसमें। तो बंगाल विभाजन के बाद बारिसाल में जबरदस्त युवाओं पर लाठीचार्ज हुआ, जो कि प्रदर्शनकारी थे, उन पर लाठीचार्ज हुआ। तो उस पर युगांतर अखबार की प्रतिक्रिया आई थी अगली सुबह। युगांतर अखबार में जो छपा था वो कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किस अखबार ने टिप्पणी की थी बारिसाल में लाठीचार्ज के बाद, किस अखबार ने टिप्पणी की थी कि ब्रिटिश दमन को रोकने के लिए
भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथों को ऊपर उठाए, अब ताकत का मुकाबला ताकत से होगा। भाई 30 करोड़ के हाथ कितने होंगे? 60 करोड़ होंगे ना। तो इसने लिखा था कि ब्रिटिश दमन को रोकने के लिए भारत की 30 करोड़ जनता अपने 60 करोड़ हाथों को ऊपर उठाए, अब ताकत का मुकाबला ताकत से किया जाएगा। युगांतर के पहले संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त थे। हालांकि युगांतर पत्र को दोनों युवक मिलकर चलाते थे, अखबार को वारेंद्र कुमार घोष भी और भूपेंद्र नाथ दत्त भी, लेकिन इसके पहले संपादक पूछा जाएगा तो भूपेंद्र नाथ दत्त थे। युगांतर अखबार के नाम पर एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना भी की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने, है ना। अनुशीलन समिति, यही दोनों युवक जो बंगाल में बंगाल विभाजन के बाद क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार कर रहे थे युवाओं में, वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त, इन्हीं लोगों ने 1907 में कलकत्ता में अनुशीलन समिति की स्थापना की। जिस तरह से ये सब समितियां नहीं स्थापित की गई थी, बाद में इन सभी समितियों को राजद्रोही घोषित कर दिया गया था, इन्हें अवैध घोषित कर दिया गया था इन सभी समितियों को। तो उन्हीं में से एक थे अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति को भी 1-2 साल में ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं थी, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को जैसे ही पता चलता था कि ऐसी कोई समिति स्थापित की गई है जो कि क्रांति का प्रसार कर रही है, तो उसे देशद्रोही करार देती थी या उस पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे ठप कर देती थी। तो 1907 में कलकत्ता में स्थापित किया गया था वारेंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था बंगाली युवाओं में क्रांतिकारी विचारधारा का प्रसार करना। अनुशीलन समिति के जो संस्थापक थे भूपेंद्र नाथ दत्त और वारेंद्र घोष, इनका मानना था कि युवाओं को अगर वास्तव में क्रांतिकारी बनाना है तो केवल गोली मारना ही पर्याप्त नहीं है कि ये शिक्षा दो कि जाके गोली मार दो, यही शिक्षा देना पर्याप्त नहीं है। तो इस अनुशीलन समिति का मानना था कि युवाओं को राजनीतिक शिक्षा दो, लेकिन राजनीति के साथ साथ युवाओं को नैतिक बल भी प्रदान करना जरूरी है, और युवाओं को आत्मिक रूप से या नैतिक रूप से मजबूत करने के लिए उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आध्यात्मिक शिक्षा से उनके सामने एक विचारधारा उत्पन्न होगी और वो अपने विचारधारा पर चलकर लंबे समय तक अपने लक्ष्य पर अडिग रहेंगे, है ना। जब नैतिक रूप से मजबूत बने रहेंगे तभी कोई लक्ष्य हासिल किया जा सकेगा। तो अनुशीलन समिति लोगों में राष्ट्र प्रेम, देश प्रेम, है ना, शहादत के प्रति उत्साह और तमाम चीजें सिखाती थी, आध्यात्मिक शिक्षा देती थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ये इसके लक्षण थे ताकि बड़े खतरों का मुकाबला किया जा सके, है ना। वारेंद्र घोष की पहली पुस्तक थी भवानी मंदिर। वारेंद्र घोष की पहली पुस्तक थी, वारेंद्र घोष कौन थे? अरविंद घोष के भाई। इनकी पहली पुस्तक 1905 में प्रकाशित हुई, ये था भवानी मंदिर। भवानी मंदिर का जो भाव है आनंद मठ से ग्रहण किया गया था। मतलब भवानी मंदिर जो पुस्तक है वारेंद्र घोष की, वो भी कुछ कुछ उसी तरह थी जिस तरह आनंद मठ। आनंद मठ किसने लिखी थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखी थी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी थी, और आनंद मठ का कथानक कहां से लिया गया था? सन्यासी विद्रोह से लिया गया था। आनंद मठ सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। सन्यासी विद्रोह किस दशक में हुआ था? 1760 के दशक में हुआ था। क्लियर, राइट। 1760 के दशक में, 62-63 में शुरू हुआ था आमतौर पे। 1762 या 63 में सन्यासी विद्रोह शुरू हुआ था। तो आनंद मठ का कथानक सन्यासी विद्रोह से प्रेरित है, और भवानी मंदिर भी, इसका भाव भी आनंद मठ की तरह ही था। भवानी मंदिर में युवकों से कहा था कि क्रांतिकारी बनना है तो भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना होगा तुम्हें। अगर भारत माता को आजाद करना है तो भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, और तब तक राजनीतिक सन्यासी की भांति जीवन व्यतीत करना होगा जब तक कि भारत माता को आजादी न प्राप्त हो जाए। भवानी मंदिर में ऐसा लिखा गया है। क्या भवानी मंदिर में लिखा है वारेंद्र घोष ने कि अगर भारत माता को आजाद करना है तो सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, भौतिक सुख सुविधाओं को त्यागना होगा, और तब तक एक राजनीतिक सन्यासी की भांति जीवन बिताना होगा जब तक कि देश आजाद न हो जाए। इनकी दूसरी पुस्तक थी वर्तमान रणनीति। वारेंद्र घोष की दूसरी पुस्तक है वर्तमान रणनीति। वर्तमान रणनीति में बताया गया है कि देश को आजाद करने के लिए हमारे युवकों को फौजी शिक्षा दी जानी चाहिए।
अगर देश को आजाद कराना है, उनसे क्रांति करवानी है, तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे युवकों को पहले फौजी शिक्षा दी जाए और युद्ध की कला भी सिखाई जाए, यानी उन्हें सैनिक शिक्षा भी दी जाए और युद्ध की कला भी सिखाई जाए। आज सवाल पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी पुस्तक में युवकों को युद्ध की कला सिखाने और सैनिक शिक्षा देने की बात कही गई है? वर्तमान रणनीति में। इसके अलावा एक अन्य पुस्तक थी मुक्ति कौन पाथे, बंगाली भाषा का शब्द है मुक्ति कौन पाथे, मतलब मुक्ति किस मार्ग से, पथ मतलब रास्ता होता है ना, हिंदी में इस पुस्तक को कहते हैं मुक्ति किस मार्ग से। इस पुस्तक में इसके लेखक का नाम मुझे भी नहीं पता है, मुक्ति कौन पाथे। तो इसमें भारतीय सैनिकों से अपील की गई थी, इस किताब की बात कर रहा हूँ, इस किताब में भारतीय सैनिकों से अपील की गई थी कि आप अंग्रेजों की सेवा करिए, भारतीय सेना में है तो रहिए, मतलब ब्रिटिश सेना में, भारतीय भी तो होते थे ना ब्रिटिश सेना में, तो ब्रिटिश सेना में जो भारतीय थे उनसे अपील की गई थी कि आप गुप्त तरीके से जो भारतीय क्रांतिकारी युवा हैं उन्हें क्रांति करने के लिए हथियार की जरूरत है, तो उसमें भारतीय सैनिकों से अपील की गई थी कि आप युवाओं को, क्रांतिकारी युवाओं को हथियारों की सप्लाई करो गुप्त रूप से, यानी भारतीय युवाओं को हथियारों की सप्लाई करने के लिए सैनिकों से अपील की गई थी। इसमें मुक्ति कौन पाथे नामक किताब है। अभी ये खत्म नहीं हुआ है क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला चरण। क्रांतिकारी आतंकवाद का पहला चरण, इसके बाद हम अलीपुर षड्यंत्र केस देखेंगे। जैसे महाराष्ट्र में नासिक षड्यंत्र केस के बाद महाराष्ट्र के क्रांतिकारियों की रीढ़ टूट गई, तो उसके बाद जब अब 37 सदस्यों पर मुकदमा चलाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो उसके बाद महाराष्ट्र में कोई विशेष क्रांतिकारी आतंकवादी घटना नहीं हुई। उसी तरह बंगाल में भी एक बड़ा केस चला, अलीपुर षड्यंत्र केस, है ना। तो अलीपुर षड्यंत्र केस, इसके बाद हम देखेंगे कुछ छिटपुट और घटनाएं देखेंगे, कुछ हत्याएं देखेंगे कि कौन कौन से अंग्रेजों पर बम फेंका गया या गोली मारी गई। इसके अलावा विदेशों में क्रांतिकारी आतंकवाद की घटना भी देखेंगे। जैसे आप जानते होंगे कि मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वैली की हत्या कर दी, वगैरह वगैरह, क्या क्या, है ना। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, साथ ही इंडिया हाउस की भी स्थापना की थी, जो कि युवाओं के लिए लंदन में एक हॉस्टल था, लेकिन यह हॉस्टल बाद में क्रांतिकारी संगठन बन गया, यानी युवाओं को प्रश्रय देने लगा गुप्त रूप से बम बनाने के लिए, वगैरह वगैरह काम करने के लिए। तो अगले वीडियो में हम इसका अगला भाग देखेंगे, उसमें काफी महत्वपूर्ण फैक्ट रहेंगे। देखते रहिए। नमस्कार।